स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा। मेडिवल हिस्ट्री में आज हम सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों वंश जो है ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो इनको हम दोनों जो वंश हैं इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी जितने भी यहाँ से जो हमारा दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब आज ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम अपना कंटिन्यू कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत के पूरी ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो एक लेक्चर में उसे पूरी सल्तनत कालीन व्यवस्थाएं देख लेंगे, जिसमें राजनीतिक सांस्कृतिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी आ जाएंगी, ताकि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आए तो उन्हें भी आप टैकल बहुत ही आसानी से कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको पीडीएफ मिलेगी। सब्सक्राइब तो कर ही लेना है न्यू अपडेट्स के लिए। देखिए आपके लिए स्लाइड जो है वो बहुत अच्छी बना दी गई है, ऑलरेडी उसमें लिख दिया गया है सारा कुछ। तो ये सब आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं सैयद वंश की तरफ। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451 एडी का। इसका जो संस्थापक था वो खिज्र खा था। टोटल इसमें 4 शासक होते हैं। इसे एक न्यू स्लाइड निकाल लेते हैं उसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी तो इसमें ऐड नहीं है, तो मैं लिखते चलूंगी और आप लिख लीजिएगा। ये आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और उसके अलावा स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। खिजर खां का टाइम पीरियड 1414 से 1421 तक है। अप्रोक्स ये टाइम पीरियड जो माना जाता है वो लगभग 37 ईयर या 36 ईयर के आसपास टाइम पीरियड इनका माना जाता है। नेक्स्ट शासक आता है इसमें मुबारक शाह है। मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 से 34 तक है। ये सभी में एडी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1434 से 1445 तक। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का टाइम पीरियड 1445 से 1451। लास्ट रूलर होता है, ठीक है। तो ये 4 शासक थे, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां के बारे में देखें तो इसने राजत्व का कोई भी चिन्ह धारण नहीं किया। अब राजत्व का चिन्ह धारण न करने का मतलब क्या है, कि मतलब इसके टाइम पीरियड में हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिलता है जो इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाता हो। जैसे शासक लोग अपने नाम के सिक्के चलवाते थे, अपने नाम की खुतबे पढ़वाते थे, अपने नाम की बुक्स लिखवाते थे, उनके राज्य में दरबारी कवि वगैरह हुआ करते थे जो उनका गुणगान करते थे। तो इस टाइप से हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं। खिज्र खां जो था ये इसने भारत में तैमूर के पौत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। तो इसका स्वतंत्र शासन नहीं था। तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है। साथ ही बस इसके उसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? रैयत ए आला की। बस इसकी एक ही बात आपको याद रखनी है, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, और इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। माना जाता है कि ये सिया धर्मावलंबी था। जैसे हम उसमें देखते हैं इस्लाम धर्म में 2 सेक्ट बटे हुए हैं, एक बटा हुआ है सिया और एक सुन्नी। जब हमने अपने मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें सिया कौन थे, सुन्नी कौन थे, बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर आपको डाउट है सिया और सुन्नी कौन थे तो उस आप फर्स्ट लेक्चर में विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है ये इसने मुबारक शाह खिज्र खां का बेटा था। इसने
खिज्र खाका मुबारक शाह जो था, ये सन था, इसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे और अपने नाम के खुतबे भी पढ़े थे। तो जब ये अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है और खुतबे भी पढ़ता है, तो यहाँ से हमें ये चीज का अंदाजा लगता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग रूलर रहा होगा। खुतबे का मतलब क्या है कि जैसे जो फ्राइडे की नमाज होती है, वो इस्लाम धर्म में या मुसलमानों में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसमें लोग जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते हैं। तो उस दिन जो वहाँ का हम कह सकते हैं कि उलेमा होते हैं, जैसे कि हिंदुओं में पंडित होते हैं, तो वैसे ही मुसलमानों में उलेमा होते हैं। तो उलेमा जो है वो वहाँ पे रूलर का गुणगान करते हैं। तो वो क्या होता है, खुतबे पढ़ना होता है, ठीक है। तो मुबारक शाह जो है ये अपने नाम के खुतबे पढ़वाता है। साथ ही में इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, जबकि खिज्र खां जो था ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये तैमूर के पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन मुबारक शाह आता है उसके बाद नेक्स्ट, और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और फिर इसने मुबारक शाह के नाम से ही शासन करना स्टार्ट कर दिया था। इसने कुछ अच्छे काम किए, इसलिए इसकी राजनीतिक स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था। इसके टाइम पीरियड में काफी सारे इनोवेशंस वगैरह भी हुए थे। राजनीतिक क्षेत्र में दोआब के क्षेत्र में विद्रोह हुआ, जिसका दमन जो है मुबारक शाह के द्वारा कर दिया गया था। तो आप यहाँ पे इसकी राजनीतिक उपलब्धि में आप याद रख सकते हैं कि दोआब के क्षेत्र में पहले दमन होता है, बाद में विद्रोह होता है, बाद में इसके द्वारा दमन कर दिया गया था। उसके अलावा पंजाब में खोखर जनजाति थी। इससे पहले हम खोखर जनजातियों का जिक्र एक बार और कर चुके हैं। किसके रेफरेंस में किए थे वो आप जब लाइव चैट होगी तो वो मैं लाइव चैट आप लोगों की देखती रहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह भी होता है तो उसमें आप लोग क्वेश्चन किया करिए। मैं अगर कोई भी डाउट होगा तो उनकी आंसर जो है वो मैं आपको मैसेजेस के थ्रू कर दूंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट जो है वो डायरेक्टली ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पंजाब में खोखर जनजाति ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन इसका दमन जो है ये मुबारक शाह नहीं कर पाता है। साथ ही में इसके दरबार में याहिया बिन सरहिंदी निवास करता था, जिसने तारीख मुबारक शाह की रचना की। याहिया बिन सरहिंदी जो था ये एक कवि था, ठीक है। उसके अलावा मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की, यानी दिल्ली में, इसके उसमें आपको एक इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मुबारकाबाद नगर की इसने स्थापना करवाई थी। मुबारकाबाद जो है ये दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे। तो मुबारकाबाद इसने 1433 में माना जाता है कि 1433 में नगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। और उसके उसी पर इसने जब उसी नगर की देखरेख करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जाता था, नया नगर बनाया था, तो उस नए नगर की देखरेख जो है वो कुछ टाइम के लिए ज्यादा करनी पड़ती है। वहां पे प्रशासन व्यवस्था जो है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं, क्या अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उनको ठीक किया जाए। तो जब इसी की देखरेख करने के लिए मुबारक शाह नगर की ओर जाता है, तो रास्ते में ही सुल्तान की यानी मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है मोहम्मद शाह। इसने जो है वो सरवल उल मुल्क के नेतृत्व में इसने कार्य जो है ये प्रारंभ किया था। अभी मुबारक शाह से इसे कंपेयर करें मोहम्मद शाह को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग शासक कह सकते हैं नहीं रहा। ये बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत जो था वो कमजोर शासक था। इसके टाइम पीरियड में ही मालवा शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रारंभ किया था, जिसे जो है लाहौर के अर्ध स्वतंत्र शासक जो बहलोल लोदी थे, उन्होंने क्या है महमूद खिलजी को पराजित कर दिया था। देखिए यहाँ पे मोहम्मद शाह का रोल नहीं है। इसी के बाद जब हम देखेंगे कि जब बहलोल लोदी आगे बहुत इंपॉर्टेंट शासक बनेगा और फिर वो लोदी वंश में आएगा, तो यहीं पे अब देखिए ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में अभी जो था बहलोल लोदी वो अर्ध स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है महमूद खिलजी को, मोहम्मद शाह जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था, तो उसी के उसमें ही वो क्या करता है अर्ध स्वतंत्र शासक जो है वो इसे हरा देता है। अब यहीं से आप इसकी उम्मीद लगा सकते हैं कि मोहम्मद शाह जिसके पास स्वतंत्र रूल था, उसके पास सारी अथॉरिटीज थी, सारे राइट्स थे, बट फिर भी वो उसे हरा नहीं पाता है।
तो यही भी हम देखते हैं कि इसके बाद दिल्ली में क्या करता है, अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है और मोहम्मद शाह ने खान यानी खान जो हुआ करती थी उस समय सैनिकों की उपाधि हुआ करती थी, सती में पुत्र कहकर पुकारा। और बाद में जब दोबारा जो है वो दोबारा क्या कर जाता है, वहां जाता है, मतलब ये जो अभी हम उसकी बहलोल लोदी की बात कर रहे हैं, तो बहलोल लोदी जो है, बहलोल लोदी ही याद रखिएगा, खान की उपाधि देता है और बाद में उसे जो है वो अपना पुत्र कह के पुकारता है और वापस इतनी उपाधियां देने के बाद जो है वो अगेन बहलोल लोदी जो है वो लाहौर चला जाता है और जब वो लाहौर जाता है तो वो खाने जहां की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये बहलोल लोदी के बारे में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे जो है हमें लोदी वंश के बारे में देखना है और यहीं से बहलोल लोदी अपनी भूमिका बनाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रूलर आता है अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो सैयद वंश था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस इसमें एक ही स्ट्रॉन्ग रूलर आता है मुबारक शाह, जिसके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ये भी क्षेत्रों को विजिट नहीं करता है, बस जैसे इसे जितना शासन मिला था तो उसमें कुछ नए रिफॉर्म्स वगैरह करता है और थोड़ा संभाल लेता है शासन को। एंड उसके बाद आप कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह देखिए खुद ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था, तभी तो मालवा की शासक ने जब इस पर विद्रोह किया तो दमन जो है वो बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये खुद ही करता। मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर शासक सिद्ध हुआ। ये जो है ये बहलोल लोदी से डर कर ये खुद ही ये देख रहा था कि बहलोल लोदी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग शासक सिद्ध हो रहा है, ये अपनी सत्ता जो है वो अगेन एंड अगेन बढ़ा रहा है, तो ये खुद ही बहलोल लोदी से डर कर बदायूं के क्षेत्र में चला जाता है और बहलोल लोदी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहलोल लोदी जो है यहीं से क्या करता है, अपनी सत्ता पलट करता है और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो जानने थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोधी वंश पे। सैयद वंश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इसमें आपको याद रखना है कि खिज्र खां जो था इसका संस्थापक था। और जो एक दो फैक्ट और मैंने छोटे छोटे बताए उन्हें भी आप याद रख लीजिएगा। बस इतनी सी ही कहानी है। अब हम आ जाते हैं लोधी वंश पर। लोधी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो एक काम करते हैं, हम ये जो सैयद वंश है इसे सेपरेट पढ़ लेते हैं एंड लोधी वंश जो होगा उसे भी हम एक काम करेंगे सेपरेट ही पढ़ लेंगे। हाँ, ये जो लेक्चर है ये काफी छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, लेकिन अब अगर इन फ्यूचर आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत पड़ी तो ये टॉपिक जो है वो आपको इजिली मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा लोधी वंश का होगा, इन्हें हम सेपरेट ही पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान रहे। और उसके बाद जो एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा सल्तनत कालीन व्यवस्थाएं, उसके बाद फिर हम मुगल काल पर चलेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।